Today we study some important fact related to विलियम शेक्सपियर। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड तमाम ऐसी फैक्ट्स को इसमें बताया गया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो आप लोग इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। तो फर्स्ट हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। Shakespeare's careers and works divided into four periods, probably corresponding with the growth and experimentation. शेक्सपियर के लाइफ बैकग्राउंड को चार भागों में डिवाइड किया गया है उनके ग्रोथ एंड एक्सपेरिमेंटेशन के हिसाब से। यह डिवाइडेशन W.J. लांग के द्वारा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में किया गया है। तो उनकी जो फर्स्ट पीरियड थी वो था अ पीरियड ऑफ ईयरली एक्सपेरिमेंटेशन, ये उनका पहला पीरियड था। सेकेंड पीरियड अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। थर्ड पीरियड अ पीरियड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन। फोर्थ पीरियड अ पीरियड ऑफ रिस्टोर्ड सेरेनिटी काम आफ्टर स्टॉर्म। ये शेक्सपियर के लाइफ और उनके करियर को चार भागों में विलियम जे लांग द्वारा डिवाइड किया गया है। सेकेंड इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे, उनके चार पीरियड को डेट वाइज और उससे रिलेटेड वर्क्स जो हैं उसको इसमें रखा गया है। तो जो उनका फर्स्ट पीरियड था, फर्स्ट पीरियड ईयरली एक्सपेरिमेंट, वो था 1587 से 1595, अर्थात वो जब लंदन में 1587 में गए थे उससे बाद 1595 तक इस पीरियड को रखा गया है। इसमें कुछ उनके जो फेमस वर्क हैं जिसमें वीनस एंड एडोनिस है, लेप ऑफ लुक्रेसी, दो जो 1594 में आए थे। टीटस एंड्रोनिकस एंड हेनरी सिक्स्थ, थ्री पार्ट्स, अर्थात इसके तीनों पार्ट जो 1590 से 1591 के बीच आए थे। लव लेवर लास्ट 1590, लव लेवर लास्ट 1590 में आया था। कमेडी ऑफ एरर, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, यह 1591 और 1592 के बीच आया था। रिचर्ड थर्ड, यह 1593 में आया था। रिचर्ड सेकेंड, किंग जॉन 1594-1595 के बीच आया था। यह उनके पहले पीरियड में आए हुए हैं, जिसको ईयरली एक्सपेरिमेंट के नाम से विलियम जे लॉन्ग ने अपनी बुक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में लिखा हुआ है। सेकेंड पीरियड है, उसका नाम है रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस पीरियड में शेक्सपियर की जो एक्सपीरियंस थी वो डेवलपमेंट, विकास कर रहा था। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो वर्क हैं वो 1595 से 1600 के बीच आए हुए हैं। फर्स्ट है रोमियो एंड जूलियट मिडसमर नाइट ड्रीम्स, यह दोनों 1595 में आए हैं। वर्सेंट ऑफ वेनिस हेनरी फोर्थ, फर्स्ट पार्ट, यह जो है 1596 में आया। हेनरी फोर्थ सेकेंड पार्ट एंड मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, ये दोनों 1597 में आए हैं। मच एडो अबाउट नथिंग 1598 में आया है। एज यू लाइक इट एंड हेनरी फिफ्थ, ये दोनों 1599 पे आए हुए हैं। इनके थर्ड पीरियड को देखते हैं। W.J. लांग ने थर्ड पीरियड को मैच्योरिटी, ग्लूम एंड डिप्रेशन के नाम से अपने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बुक में लिखा हुआ है, जो 1600 से 1607 तक था। इसमें सोनेट भी उसके पब्लिश होते हैं विलियम शेक्सपियर के, जो कब से कब लिखा है बिल्कुल कंफर्म नहीं है, बट ये 1600 के बाद ही लिखा गया है। उसके बाद है ट्वेल्थ नाइट, जो 1600 में लिखी हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है ट्वेल्थ नाइट कब पब्लिश हुआ, 1600 में। टेमिंग ऑफ द सिरो एंड जूलियस सीजर, हेमलेट, ट्रलस एंड क्रिसीडा, ये सारे वर्क्स 1601 से 1602 के बीच पब्लिश्ड हुए हैं। इसमें एक क्वेश्चन बनता है व्हेन हेमलेट वाज पब्लिश्ड, तो बनेगा आंसर 1601। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, मीजर फॉर मेजर, ये दोनों वर्क्स 1603 में पब्लिश्ड हुए हैं। उसके बाद शेक्सपियर के बहुत ही इम्पोर्टेंट
ट्रेजेडी ओथेलो जो 1604 में आया। फिर उसके बाद किंग लियर आया 1605 में, मैकबेथ 1606 में आया। उसके बाद एंटोनी एंड क्लोपाट्रा टीमस ऑफ एथेंस दोनों 1607 में आया। सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर के 4 वर्क पीरियड के पढ़ने के बाद इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम जरूर देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। फर्स्ट पॉइंट है, एट द टाइम ऑफ शेक्सपियर डेथ 21 प्लेज एग्जिस्ट इन मैन्युस्क्रिप्ट इन वेरियस थिएटर। अर्थात शेक्सपियर के डेथ के समय तक शेक्सपियर के कुल टोटल 21 प्ले जो है वो पब्लिश थिएटर में हो चुके थे, अर्थात थिएटर में परफॉर्म किए जा चुके थे। 21 प्ले जो है शेक्सपियर के थिएटर में परफॉर्म किए जा सके थे। सेकेंड पॉइंट है जो बहुत ही फेमस है, फर्स्ट प्रिंटेड कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर नाउ कॉल्ड द फर्स्ट फोलियो 1623 वाज मेड बाय 2 एक्टर हेमिंग एंड कॉन्डेल। शेक्सपियर जो पहला फोलियो फर्स्ट फोलियो 1623 में आया था, अर्थात इसके जो कलेक्शन ऑफ वर्क थे वह फर्स्ट फोलियो के नाम से 1623 में पब्लिश हुए थे। उसी के 2 साथी, उसी के थिएटर के 2 एक्टर हेमिंग एंड कॉन्डेल ने इसको पब्लिश किया था। थर्ड पॉइंट देखेंगे जो सेकेंड को बिल्कुल कंफर्म कर देता है। इन द फर्स्ट फोलियो कंटेन 36 ऑफ द 37 प्ले जनरली अट्रीब्यूट टू शेक्सपियर, विकलीज बीइंग ओमिटेड। आप लोग को पता होगा कि शेक्सपियर ने 37 प्ले लिखा है, तो ये थर्ड पॉइंट इससे से रिलेटेड है। अर्थात जो उसका फर्स्ट फोलियो 1623 में आया था उसमें कुल 36 अर्थात 36 प्ले ही पब्लिश्ड हुए थे 37 में से, और उसमें से एक छोड़ दिया था, वह था प्रिकलीज। अर्थात हेमिंग एंड कॉन्डोल द्वारा फर्स्ट फोलियो में पब्लिश किए गए 37 में से केवल 36 ही प्ले पब्लिश अर्थात उसमें फर्स्ट फोलियो में शामिल किया है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 12th नाइट व्हिच इज शेक्सपियर फारवेल टू मीट। ऐसा कहा जाता है कि 12th नाइट जो है वो शेक्सपियर की लास्ट कॉमेडी थी, लास्ट हंसी थी जो शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है, अकॉर्डिंग टू W.J. लॉन्ग। Shakespeare legendary and historical material depend largely on Holy's Chronicle of England, Scotland and Ireland and on North translation of Plutarch famous lives। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लोग ध्यान से देखिएगा। शेक्सपियर्स लेजेंडरी एंड हिस्टोरिकल मटेरियल डिपेंड लार्जली, शेक्सपियर के ऐतिहासिक और लेजेंडरी मटेरियल जो है वो 2 किताबों से लिया गया है, जिसमें पहला है हॉलिंसेट क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। अर्थात हॉलिंसेट के किताब से जो है क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड से है, और दूसरी किताब है नॉर्थ ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क फेमस लाइफ। नॉर्थ की एक ट्रांसलेशन है जो प्लूटार्क के लिखी द्वारा गई बुक है लाइव्स, अर्थात लाइव्स का ट्रांसलेशन से शेक्सपियर के लेजेंडरी एंड हिस्टोरिकल मटेरियल लिए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर नोट करिएगा। आगे देखते हैं। शेक्सपियर ड्रामा आर यूजुअली डिवाइडेड इनटू 3 क्लास कॉल्ड ट्रेजेडी, कॉमेडी एंड हिस्टोरिकल प्ले। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग द ड्रामा हैज but 2 division, tragedy and comedy, in which are include the many subordinate forms of tragedy, tragicomedy, melodrama, lyric drama, opera, farce। यद्यपि कहा जाता है कि शेक्सपियर के प्ले को 3 भागों में डिवाइड किया गया, पहला ट्रेजेडी, कॉमेडी और तीसरा हिस्टोरिकल प्ले, लेकिन फिर भी इनके ड्रामा को और भी भागों में बांटा जा सकता है अकॉर्डिंग टू W.J. लॉन्ग। ट्रेजी कॉमेडी, मेलोड्रामा, लिरिक ड्रामा, ओपेरा एंड फार्स। फार्स में आप लव लेवल लास्ट को भी
रख सकते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, शेक्सपियर प्रोबेबली वर्क विथ मार्लो इन 2 लास्ट प्ले ऑफ हेनरी सिक्स्थ एंड रिचर्ड थर्ड। अकॉर्डिंग टू W. J. लॉन्ग, ऐसा कहा जाता है कि शेक्सपियर अपने 2 वर्क हेनरी सिक्स्थ और रिचर्ड थर्ड को मार्लो से मिलकर लिखा हुआ है। बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला देखेंगे पॉइंट, हेनरी एट्थ इज द वर्क ऑफ फ्लेचर एंड शेक्सपियर। हेनरी एट्थ जो है वो फ्लेचर और शेक्सपियर के द्वारा मिलकर लिखी गई है। ओपनिंग बीइंग डिवाइडेड एज टू whether Shakespeare helped Fletcher or whether it was an unfinished work of Shakespeare which was put into Fletcher's hand for completion। ऐसा कहा जाता है या तो यह शेक्सपियर के द्वारा अनफिनिश रहा हो या तो शेक्सपियर ने फ्लेचर दोनों मिलकर इसे लिखे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, एडवर्ड थर्ड is one of the several court plays published at first anonymously and later attributed to Shakespeare by publisher। एडवर्ड थर्ड सबसे पहले यह अनोनिमसली पब्लिश हुआ था, बाद में इसे शेक्सपियर के नाम से पब्लिश कर दिया गया। अगला पॉइंट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। एडवर्ड डाउडेन एक क्रिटिक है, क्लासिफाइड हिज बुक शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट शेक्सपियर लिटरेरी करियर इनटू 4 पीरियड। एडवर्ड डाउडेन ने अपनी किताब शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट जो 1875 में आई थी, उसमें शेक्सपियर के करियर को 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला इन द वर्कशॉप, दूसरा इन द वर्ड, तीसरा आउट ऑफ डेप्थ, चौथा ऑन द हाइट। ज़रूर आप लोग नोट करिएगा, वीडियो ज़रूर अंत तक देखिएगा, बहुत ही अच्छा होने वाला है। सारे क्वेश्चन TGT, PGT, LT, JSA लेक्चर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, डाउडेन सेज ट्रेजेडी एज कंसीव्ड बाय शेक्सपियर is concerned with ruin or restoration of the soul and of the life of man. In other words, its subject is the struggle of good and evil in the world. डाउडन कहता है कि ट्रेजेडी जो है वास्तव में शेक्सपियर के गर्भ से निकली हुई है। इसके जो सब्जेक्ट है वो अच्छाई और बुराइयों का स्ट्रगल है इस संसार में। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, चैटलन calls Shakespearean tragedy the apotheosis or glorification of the soul of man। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है जो चार्ल्टन के द्वारा कही गई है ट्रेजेडी के बारे में, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के बारे में। इसे आप लोग जरूर नोट करिएगा। इन्होंने कहा है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी द एपोथियोसिस और ग्लोरिफिकेशन ऑफ द सोल ऑफ मैन, अर्थात इसको देवता तुल्य माना हुआ है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी को। नेक्स्ट पॉइंट ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्लियोपाट्रा एंड जूलियट, रोमियो एंड जूलियट एंड एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा, दैट द हीरोइन इज एज मच एज द सेंटर ऑफ एक्शन एज द हीरो। अर्थात रोमियो और जूलियट और एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा 2 ऐसे प्ले हैं जिसमें हीरोइन को ज़्यादा सेंटर में रखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे, ब्रैडले रिफर्स द ट्रेजिक फ्लॉ इन शेक्सपियरियन प्ले। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर देखिएगा इस फैक्ट को। ब्रैडले रिफर्स द ट्रेजिक फ्लॉ इन शेक्सपियरियन प्ले। ब्रैडले ने शेक्सपियरियन प्ले में कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेजिक फ्लॉ बताया है, जैसे कि मैकबेथ हैज़ वाल्टिंग एम्बिशन। नोट करिएगा, मैकबेथ हैज़ वाल्टिंग एम्बिशन। सेकंड है हेमलेट नोबल इन एक्शन, ओथेलो क्रूअल्टी एंड रैशनेस इन एक्शन, एंड किंग लियर क्या करता है, लियर द फॉली एंड फॉन्डनेस ऑफ ओल्ड एज। ये मैकबेथ के वाल्टिंग एम्बिशन, हेमलेट का नोबल इन एक्शन, ओथेलो का क्रेडुअलिटी एंड रैशनेस इन एक्शन, और लियर के फॉली एंड फॉन्डनेस ऑफ ओल्ड एज। ये सारे ट्रेजिक फ्लॉ हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और एग्जाम में कई बार इसे पूछा भी गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, कैरेक्टर इज डेस्टिनी इन शेक्सपियर प्ले बट ट्रेजेडी एज
Nicole point out are not mere tragedy of character but tragedies of character and destiny। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फैक्ट जो है कहा गया शेक्सपियरियन प्ले के बारे में, कैरेक्टर इज डेस्टिनी इन शेक्सपियरियन प्ले, लेकिन इसे निकोल जो कहता है वो ट्रेजेडी ऑफ कैरेक्टर एंड डेस्टिनी कहता है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के बारे में। नेक्स्ट, सम कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर इन शेक्सपियरियन प्ले। कुछ कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर रहते हैं कुछ शेक्सपियरियन प्ले में जो उसको उसके डूम्स डे तक ले जाते हैं, अर्थात उस प्ले का बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होता है जो पूरे प्ले को ही उसके चेंज कर देता है। जैसे लियर, किंग लियर सफ़र फ्रॉम इंसैनिटी, एंड देखिएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किंग लियर सफ़र फ्रॉम इंसैनिटी एंड मैकबेथ हैज़ हेलुसिनेशंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, मैकबेथ हैज़ हेलुसिनेशंस। उसके बाद थर्ड आता है लेडी मैकबेथ वॉक इन हर स्लीप। लेडी मैकबेथ जो है वह जो है स्लीप करती है। देयर इज नो पोएटिक जस्टिस इन अ शेक्सपियरियन tragedy. Lear and Othello suffer travel out of all proportion to their faults, and Desdemona and Cordelia as wholly good. कहा गया है देर इज नो पोएटिक जस्टिस इन अ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में कोई पोएटिक जस्टिस नहीं है, क्योंकि शेक्सपियर के दो प्ले लियर और ओथेलो में डेस्डेमोना और कॉर्डेलिया दोनों कैरेक्टर बहुत ही अच्छा काम करती है, लेकिन फिर भी इन्हें कोई पुरस्कार, इन्हें कोई प्राइज़ नहीं मिलता है। पोएटिक जस्टिस एक टर्म है इंग्लिश में जिसमें बताया जाता है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, आगे का पॉइंट्स हम समझ जाएंगे। देखते हैं, पोएटिक जस्टिस इज अ लिटरेरी डिवाइस इन व्हिच अल्टीमेट वर्च्यू इज रिवार्डेड एंड वाइसियसनेस इज पनिश्ड इन मॉडर्न लिटरेचर। क्रिटिक थॉमस राइमर कॉइन्ड द फ्रेज इन द ट्रेजेडी ऑफ लास्ट एज कंसीडर्ड 1678। पोएटिक जस्टिस एक साहित्यिक डिवाइस है जिसमें वर्चू को रिवार्ड किया जाता है, अर्थात उसके गुण को, वर्चू को रिवार्ड किया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, और जो उसके दोष होते हैं उसको पनिश किया जाता है। जबकि किंग लियर में कॉर्डेलिया एक अच्छी लड़की रहती है, उसके अच्छे गुण रहते हैं, वह क्या होती है, उसे पनिश किया जाता है। इसी प्रकार ओथेलो में जो उसकी लीड एक्ट्रेस है, हीरोइन है डेस्डेमोना, उसे क्या है, उसे भी पनिश किया जाता है। दोनों अच्छे कैरेक्टर्स रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, चार्ल्टन शेक्सपियर कॉमेडी इज नॉट सैटिरिक, इट इज़ अ पोएटिक, इट इज़ अ नॉट कंजर्वेटिव, इट इज़ अ क्रिएटिव। देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है चार्ल्टन के द्वारा कही गई, शेक्सपियरियन कॉमेडी इज अ नॉट सैटिरिक, इट इज़ अ पोएटिक, इट इज़ नॉट कंजर्वेटिव, इट इज़ अ क्रिएटिव। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर देखिएगा। नेक्स्ट, शेक्सपियरियन कॉमेडी एज सेज रेले इज अ रेनबो वर्ड ऑफ लव इन आइडलनेस। इसको आप लोग देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। नेक्स्ट, शेक्सपियर बिलीव इन हिज कॉमेडी ऑल यंग लवर्स दैट दे फॉल इन लव एट फर्स्ट साइट। द लाइन ऑफ मार्लो whoever loved that loved not at first sight is perfectly applicable to the Shakespeare lover। यह ऐसी कही जाती बात कि शेक्सपियर के जो कॉमेडी थे और उसमें जो एक्टर हुआ करते थे, उस अर्थात यंग लवर हुआ करते थे, वह पहली ही नज़र में उनको प्यार हो जाता था। आप कोई भी कॉमेडी देखेंगे उसमें लव एट फर्स्ट साइट का जो सीन है वो शेक्सपियर के कॉमेडी में दिखाया जाता है, और यह सीन जो है शेक्सपियर ने मार्लो से लिया, अर्थात द लाइन ऑफ मार्लो whoever loved that loved not at first sight। वह कहता है कि यह ऐसा प्यार नहीं है यदि उसे फर्स्ट साइड में नहीं होता। यह लाइन जो है शेक्सपियर के कॉमेडी से बहुत ही मैच करता है। नेक्स्ट, रस्किन के द्वारा कही गई बहुत ही इम्पोर्टेंट कोटेशन है, शेक्सपियर हैज़ ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज इज सर्टनली ट्रू ऑफ हिज कॉमेडी। अर्थात रस्किन कहता है कि शेक्सपियर
कि कॉमेडी में हीरोज नहीं हैं बल्कि हीरोइंस ही हैं जो लीड रोल करती हैं। नेक्स्ट है, इन कनेक्शन गॉर्डन राइट्स आल लेक्चर ऑफ शेक्सपियर कॉमेडीज टेंड टू बिकम लेक्चर ऑफ शेक्सपियर वोमेन। रस्किन से संबंधित गॉर्डन ने कहते हैं कि शेक्सपियर के जितने भी कॉमेडी हैं उसमें सारे लेक्चर महिलाओं के ऊपर है, ना कि पुरुषों के ऊपर है। नेक्स्ट देखेंगे, शेक्सपियर पेन इन ऑल 10 historical play they stretch over a period of 350 years, 350 of English history from 1200 to 1550। शेक्सपियर के जितने भी हिस्टोरिकल प्ले हैं वे जो हैं 350 वर्ष के आसपास हैं, अर्थात इसकी जो कहानी ली गई है 350 वर्षों की है, जो इंग्लैंड के हिस्ट्री 1200 बीसी से लेकर 1550 बीसी तक लिखा गया है। अर्थात शेक्सपियर ने जितने भी हिस्टोरिकल प्ले लिखा है वह इंग्लिश हिस्ट्री से लिया है, वे 1200 से 1550 तक थे, अर्थात कुल टोटल 350। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जॉन बेली कमेंट्स ऑन शेक्सपियर हिस्टोरिकल प्ले मोर रॉयल दैन नेशनल, मोर पर्सनल दैन पॉलिटिकल। जॉन बेली ने शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्ले के बारे में कहा है कि मोर रॉयल दैन नेशनल, मोर पर्सनल दैन पॉलिटिकल। वो वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन है, इसको आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। नेक्स्ट कोटेशन, लिंग्विस्ट कॉल द फोर लास्ट प्ले द सुप्रीम अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ दिस ओस्टेरियस एक्टर। इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, Ben Jonson was rightly when he said that he was not of an age but of all ages, not of one country but of all centuries। बहुत ही इम्पोर्टेंट वक्तव्य है जो बेन जॉनसन के द्वारा कही गई है शेक्सपियर के बारे में कि he said that he was not, अर्थात शेक्सपियर was not of an age but of all ages, not of one country but of all countries। ये बेन जॉनसन ने शेक्सपियर के बारे में बहुत ही कहा। सारे पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम से रिलेटेड। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।